हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बाल विकास से संबंधित सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे, सबसे पहले अपनी क्लास को लाइक कर दीजिए तथा फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन पहली बार क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग जो बालक का जो जन्म होता है, जन्म से पहले बालक गर्भ में होता है, तो वहाँ से हम लोग विकास स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम लोग लास्ट तक सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो गर्भावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। गर्भावस्था में बालक का विकास कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? पहली अवस्था को बीजावस्था, भ्रूणिक या डिंबावस्था कहते हैं। यह अवस्था कब होती है? यह अवस्था 2 से या 0 से 2 सप्ताह तक यह रहती है। इसमें बालक की जो आकृति रहती है एक बीज के समान होती है। कैसी होती है? एक बीज के समान होती है। सेकेंड अवस्था आपकी आती है भ्रूणावस्था, जिसे पिंडावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है, जिसमें शिशु का सर्वाधिक विकास होता है। इसी में शिशु की श्वसन नली, फेफड़े, यकृत, अमाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। 3 कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो आपको होता है एक्टोटर्म। एक्टोटर्म किसे कहते हैं? ये जो शरीर है, इस शरीर की बाहरी परत का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा त्वचा, बाल आदि अंगों का निर्माण होता है। सेकंड जो आपकी है मीसोडर्म, इसके द्वारा मांसपेशियों का निर्माण होता है। थर्ड आपकी है एंडोडर्म, इसके द्वारा मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गर्भ शिशु की अवस्था। यह अवस्था कब तक होती है? 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक की अवस्था आपकी गर्भ शिशु की अवस्था होती है। इसी में जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि बालक का जो विकास होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। बात करते हैं हम लोग गर्भावस्था की कितनी अवधि होती है। गर्भावस्था की आपकी अवधि 270 से 280 दिन या फिर 9 माह की होती है। कितनी होती है? 9 माह की होती है। बात कर रहे हैं हम लोग गर्भावस्था के बाद में, जब बालक का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद की जो आपकी अवस्था कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। इसकी जो एज होती है 0 से 6 वर्ष होती है। इंग्लिश में इसको इन्फेंसी कहते हैं। यह बालक का निर्माणकारी काल होता है, मतलब बालक का निर्माण इसी काल पे होता है। इसमें शैशवाकाल को या शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा है। कैसे? एक आपकी पूर्व शैशवावस्था और सेकंड आपकी उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था की जो आपकी एज लिमिट होती है वो जन्म से 3 वर्ष तक, और उत्तर शैशवावस्था की जो आपकी अवधि होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बालक की शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं इनको नोट डाउन कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। शैशवावस्था में जो बालक होते हैं स्वार्थी होते हैं, खिलौने की अवस्था होती है, बालक खेलना पसंद करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रयोगात्मक व्यवहार। मूल प्रयोगात्मक व्यवहार क्या होता है? इसमें बच्चे क्या करते हैं? अगर भूख लगने पर रोना, कोई चीज़ मिलने पर हंसना, ये आपके जो व्यवहार है ये आपके मूल प्रयोगात्मक व्यवहार होता है। कल्पना जगत में विचरण, हम लोग देखते हैं कि बालक अपने मन में कुछ विचारते हैं और हंसने लगते हैं। अतार्किक चिंतन, मतलब किसी बात का कोई भी लॉजिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ पूछते हैं अपने माता पिता से। सेकंड आपकी है संस्कारों की विकास की आयु। संस्कार डेवलप होते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। नैतिकता इसमें नहीं होती, बच्चे कभी भी कोई बात कहीं भी बोल सकते हैं, इसलिए नैतिकता का अभाव है। सीखने का आदर्श काल है। भावी जीवन की जो आधारशिला है वो आपकी शैशवावस्था पर ही टिकी है। अनुकरण करने द्वारा सीखने की अवस्था है, इसमें बच्चे देखकर सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षणिक संवेग की अवस्था। इसमें संवेग एक क्षणिक रहता है। उत्तम शिक्षण विधियां इसके लिए हैं कौन सी? एक आपकी किंडरगार्टन, सेकंड आपकी खेल व मॉन्टेसरी। शारीरिक विकास सर्वाधिक इसी में होता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है, बालक अंतर्मुखी बालक होते हैं और बालक में न्यूनतम काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। बात कर रहे हैं हम लोग शैशवावस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से किस तरह दृष्टिकोण रखा है, इसका हम बात कर रहे हैं। फ्राइड ने शैशवावस्था के बारे में कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। आपके एग्जाम में जरूर इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती संबंधित।
बात कर रहे हैं हम लोग बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है? जन्म के बाद सबसे पहले शिशुअवस्था, जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। इसको इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। एज की बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले इसके ही हम बात करेंगे। लेकिन कार्ल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? कार्ल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल है, जबकि सिगमंड फ्रायड ने जीवन का निर्माणकाली काल कहा है। इसमें प्रतिदात्मक अवस्था होती है, बच्चे द्वंद्व करते हैं, इसमें समाजीकरण का काल होता है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था आपकी होती है छद्म या मिथ्वा परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसमें वैचारिक अवस्था का भी काल कहा जाता है। स्थूल संक्रिया अवस्था, शिक्षा का कठिन काल, खेल की आयु, बच्चे खेलना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है, बच्चे विद्यालय में जाने लगते हैं। बिना कारण के घूमने की प्रवृत्ति होती है। बहिमुखी स्वभाव होता है, सबसे बोलना पसंद करते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, पैसे संग्रह करते हैं। नैतिक गुणों का इसमें बाल्यावस्था में विकास होता है। कल्पना शक्ति एवं अमला चिंतन के प्रारंभ का काल होता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद प्राप्त करते हैं। बाल्यों में सृजनशीलता गुण पाए जाते हैं। आर्ट ड्राइंग करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, किसी देखकर सोचने की शक्ति आ जाती है। मूर्त मतलब देखना, चिंतन मतलब उस पर मनन करना, सोचना। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भय मुक्त रहता है, किसी भी या कोई बात का डर नहीं रहता है। बात कर रहे हैं हम लोग बाल्यावस्था के बाद में आपकी कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था के बाद में आपकी किशोरावस्था आती है। इसकी एज डिफरेंस कितना होता है? इसको इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं। 12 से 18 वर्ष तक ये आती है। एडोलेंस का मीन क्या होता है? परिपक्वता। क्या होता है परिपक्वता? स्टैनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एडोलेसेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? यह पुस्तक आपकी 1904 में प्रकाशित हुई। इसमें किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी पूर्व किशोरावस्था, जिसको वया संधि काल कहते हैं। सेकंड को उत्तरा किशोरावस्था कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्व किशोरावस्था या वया संधि काल। इसका में जो एज डिफरेंस आपका रहता है 11 से 15 वर्ष तक का आपका पूर्व किशोरावस्था या वया संधि काल में आता है। इसको तूफान या उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कों की अपेक्षा इसमें जो लड़कियों का जो विकास होता है इस अवस्था में काफ़ी तीव्र गति से होता है। लड़कियों की लंबाई आवाज़ मोटी या सुरीली होती है। लड़कों का विकास 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से प्रारंभ होता है। बालक का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। उत्तर किशोरावस्था की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तर किशोरावस्था की एज के बारे में हम लोग बात किया था। 17 से आपका 19 वर्ष तक की आपकी उत्तर किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें बालक का नया जीवन काल होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। परिवर्तन का काल है। सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन भी इसी में, बालक मोटा शरीर गठीला होने लगता है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल है। ये किसने कहा? ये आपका स्टैनले हॉल ने। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल या गोल्डन एज भी इसको कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। बसंत ऋतु अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। समायोजन का भाव, बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अच्छी बुराई चीज में। देशभक्ति की भावना इसमें प्रबल पाई जाती है। संवेग अस्थिर रहते हैं, नियंत्रण नहीं होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। कल्पना का बाहुल या दिवा सपने की प्रवृत्ति, दिन में ही सपने देखते हैं। बाल्यावस्था या पौर्णावस्था का संधि या संक्रमण काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। सर्वाधिक काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। तार्किक चिंतन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को सोच कर चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन की ही अवस्था होती है कि मतलब कोई चीज़ सोचते हैं, वैज्ञानिक जैसे सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, उसी तरह की अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होती है, इसमें बच्चे फंसे रहते हैं। समायोजन की, समाज सेवा की भावना भी इसमें उत्पन्न होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसा काल है? सबसे कठिन काल है आपका। बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका पूछा जाता है संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 2 प्रकार के होते हैं आपका। एक आपका होता है सकारात्मक संवेग, दूसरा आपका होता है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में कौन से होते हैं? ये जो संवेग होते हैं ये आपके सुखकर होते हैं, जैसे आपका प्रेम हो गया, हर्ष हो गया, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये सब आपके सकारात्मक संवेग में है। नकारात्मक संवेग की हम लोग बात करते हैं तो ये कष्टकर होते हैं, दुखकारी होते हैं, जैसे कि आपका भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सब आपके नकारात्मक संवेग में आते हैं।
हम लोग बात करते हैं जो अधिगम के नियम हैं, उनमें अधिगम के नियम जो थार्नडाइक ने दी हैं, थार्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए हैं। एक आपका मुख्य नियम के अंतर्गत आता है, सेकंड आपका गौण नियम के रूप में आता है। मुख्य नियम में सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका तत्परता का नियम, ये 3 नियम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य नियम में। एक आपका तत्परता का नियम, सेकंड आपका अभ्यास का नियम, थर्ड आपका प्रभाव या परिणाम का नियम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम क्या है कि बालक जिस चीज़ को करने के लिए उत्सुक होगा वो कार्य जल्दी कर लेगा। अभ्यास करेगा तो चीज़ सीख सकता है, किसी टॉपिक को सीख सकता है। प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसमें बालक को मालूम हो या फल मिलेगा तो बच्चा जल्दी से कार्य कर सकता है। इसलिए मुख्य नियम है थार्नडाइक के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थार्नडाइक के गौण नियम। अगर डिटेल में अगर किसी को थार्नडाइक नियम देखना हो तो प्ले लिस्ट में थार्नडाइक स्पेसिफिक क्लास है, उसमें देख सकते हैं। ये हम लोग क्लास चले सुपर फास्ट मैराथन क्लास। इसमें गौण नियम में आप कौन कौन से आते हैं? गौण नियम आपके 5 होते हैं। एक आपका बहुपद क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साचर परिवर्तन का नियम। ये आपके गौण नियम है, कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक हैं इनमें विभाजन हुआ है। एक आपके व्यवहारवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो व्यवहारवादी में आपके थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथली, ये सब जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सब आपके व्यवहारवादी में आते हैं। इनको संबंधवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में लोग बात करते हैं तो थार्नडाइक संबंधवाद या व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। थार्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। तो थार्नडाइक आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। थार्नडाइक के जो सिद्धांत है या उन पर बात करते हैं। थार्नडाइक ने एक ट्रिक है थार्नडाइक के नियम को याद करने के, उस बस के अधि पर आश्रित प्रयास करके चढ़ गया, जिसमें उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ आपको होता है उद्दीपक अनुक्रिया। ये जो भी चीज़ें हैं उद्दीपक अनुक्रिया, ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। सभी लोग नोट डाउन कर लें थार्नडाइक के सिद्धांत। उससे आपका उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, साथ से संबंधवाद का सिद्धांत, बाद से बंधन का सिद्धांत, ये थार्नडाइक का सिद्धांत है। साथ से आपका संबंधवाद का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अधि से हो जाएगा आपका अधिगमवाद का सिद्धांत, आशी से आपका हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत, और सी से आपका हो जाएगा सीखने का सिद्धांत, और लास्ट में आपका थार्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एग्जाम में सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, आपको 4 विकल्प दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें कौन सा सिद्धांत आपका थार्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है पावलोव की हम लोग बात करते हैं। पावलोव को क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपकी इवान पावलोव नामक कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ। ये जो सिद्धांत के नाम इनको नोट डाउन कर लें, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। पावलोव क्लास का सिद्धांत में आपका परंपरागत से आपका क्या हो जाएगा? परंपरागत अनुबंधित सिद्धांत। अनुकूलित ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से नोट डाउन कर ले। अनुकूलित का मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिक का मतलब क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत, कंडीशन का कंडीशन रेस्पॉन्स सिद्धांत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अनुबंधित का हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, साथ से संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, सहज हो जाएगा संबंध सहज प्रक्रिया का सिद्धांत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। B.F. स्किनर की हम लोग बात करते हैं। स्किनर से संबंधित जो सिद्धांत आपके हैं, सूच का सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी का भी सिद्धांत दिया स्किनर ने। बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है अभिक्रमित अनुदेशन। ये क्या होता है? एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ वस्तु का निर्माण करता, कोई भी एक निश्चित, एवं बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से अधिगम करते हुए स्वयं सीखते हैं। अभिक्रमित जो आपका अनुदेशन होता है यह आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आपके सामने है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये क्या होता है? इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक आपके स्किनर हैं। इन्होंने पुनर्वल्लम रिफोर्समेंट आपका जो होता है इस पर बल दिया। रेखीय क्रमित अनुदेशन में बालक को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है एवं बालक को निरंतर पुनर्वल्लन की प्राप्ति होती है।
सेकंड आपके सामने है आपका अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके प्रवर्तक आपके काउडर हैं। इन्होंने समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया। इस अनुदेशन में बालक की समस्या को जानकर उपचार किया जाता है। समस्या के कारणों को जानना निदान आपका कहलाता है और उचित समाधान करना उपचार कहलाता है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। थर्ड आपका है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक आपके गिलबर्ट हैं। इन्होंने पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया। गिलबर्ट के अनुसार किसी भी बालक में 3 नियमों की सहायता से अधिगम करवाना चाहिए। ये कौन कौन से 3 नियम हैं, इनको भी नोट डाउन कर लें। 3 नियम आपके में आपका आ जाता है श्रृंखला का नियम, सामान्यीकरण का नियम, विभेदीकरण का नियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर ले, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे हैं हल का पैबलन का सिद्धांत। क्लार्क हल ने 1915 में यह सिद्धांत दिया। हल ने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी, व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि जो आपका सीखना है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता, मतलब किसी चीज़ की आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सीख लेते हैं। इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत भी कहा गया, आवश्यक अवकलन सिद्धांत भी कहा गया। इसको आपके सिद्धांत को जैविकी अनुबंध का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा गया। एग्जाम में एक बार डायरेक्ट प्रश्न आपका पूछते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन कर लें। एग्जाम पूछा जाएगा सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो सबलीकरण का सिद्धांत आपका हल ने दिया। चालक न्यूनता का सिद्धांत हल ने दिया। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आपको एक ही क्लास में सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। ये किसने बताया था, हल ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है पुनर्वलन के कितने आधार होते हैं या पुनर्वलन कितने प्रकार से दिया जाता है। ये 2 प्रकार से दिया जाता है। कौन कौन से, एक आपका सतत पुनर्वलन, सेकंड आपका आंशिक पुनर्वलन। और सतत पुनर्वलन आपको दिया जाता है यह अनुपात के आधार पर दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आंशिक पुनर्वलन की बात करते हैं, यह अंतराल के अनुपात पर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत किसने दिया, समीपता का सिद्धांत आपका एडविन रे गुथरी ने दिया। यहाँ गुथरी नहीं होगा, गुथरी ने दिया। यह जो आपका सिद्धांत है उद्दीपन व अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापना का कार्य करता है, पुनर्वलन ही नहीं करता, बल्कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध उद्दीपक तथा उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया समीपता के आधार पर आधारित होती है। किसके आधार पर, समीपता के आधार पर स्थापित होती है। यह दिया समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी ने। बात कर रहे हैं हम लोग इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र या सोच का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आपके पूर्ण से अंश की ओर का भी सिद्धांत कहते हैं। आपका जो सिद्धांत है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अधिगम के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, इससे संबंधित कितने व्यक्ति थे। इससे संबंधित आपके 3 व्यक्ति थे। जो आपका गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से आपके कॉलर हैं, कोफ्का हैं और मैक्स वर्दीमार हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो आपका सिद्धांत क्या कहलाया, ये आपका सिद्धांत कहलाया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आपका कहलाया। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम बात करते हैं, यह सिद्धांत आपका किस पे बल देता है, यह सिद्धांत आपका रचनात्मक, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, यह सिद्धांत आपका रचनात्मक कार्यों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो बालकों की बुद्धि है, कल्पना, तर्क शक्ति का विकास होता है। गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसे कठिन विषयों के लिए यह सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपभोग तथा सतर्कता पर यह सिद्धांत बल देता है। कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में, तो आपका आ से आ जाएगा, अंध से आ जाएगा अंधदृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, सूझ से आपका सूझ का सिद्धांत और गे से आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। ये सब आपके अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा आपका है, जीन पियाजे का योगदान या जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रक्रिया और इसके विकास के सिद्धांत, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया, ये जो बालक के उम्र के आधार पर दिया, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पहला आपका दे दिया आपका संवेदी गामक अवस्था, जो अब कितना होता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड आपकी जो अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड आपकी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। मूर्त मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर चिंतन करना। और फोर्थ आपका है
अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से पौर्णावस्था तक। ये जो सिद्धांत दिया आपके जीन पियाजे दिया, एग्जाम में पूछा जाता है। उम्र के आधार पर सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। ये जो 4 जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें, बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूर्त अवस्था क्या है? आपकी 11 से पौर्णावस्था तक, इसको औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे का क्या क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन जो संप्रदाय होते हैं का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा योगदान दिया। बूनर के सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। बूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोमस बूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक 1960 में लिखी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ये जो पुस्तक आपकी थी, ये पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं और शिक्षा व्यवसाय में अनेक पक्षों पर हुई जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में प्रस्तुत विचारों के परिणाम के फलस्वरूप ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, बूनर ने इस संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है कि इसमें क्रिएटिविटी होती है। बूनर के ज्ञानात्मक विकास का विस्तार से अध्ययन किया गया तथा बालक के चिंतन के 3 स्तर प्राप्त हुए। कौन कौन से चिंतन? आपका इनएक्टिव चिंतन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। जब बालक किसी की प्रतिमा को पहली बार देखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे इनएक्टिव कहते हैं। सेकंड आपका है अनुप्रतीकात्मक। यह क्या होता है? जब बालक अनुसरण करते हुए उस प्रतिमा का निर्माण करने का प्रयास करता है तो इसे अनुप्रतीकात्मक चिंतन कहते हैं। थर्ड आपका है प्रतीकात्मक। यह क्या होता है? जब बालक स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रतिमा का निर्माण कर लेता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतीकात्मक कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत दिया, या इसके प्रवर्तक हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। बंडूरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा का अधिगम सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। यह कैसा सिद्धांत है? यह दूसरों को देखकर उनके जैसा व्यवहार करना। ये सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। दूसरों को देखकर जैसा बिहेव करते हैं, अगर उस वही बिहेव आप करते हैं तो ये आपका सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। इसको सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, बंडूरा संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंडूरा ने अधिगम को 4 सोपान बताए, और कौन कौन से ये 4 सोपान, इनको भी नोट डाउन कर लें। व्यवहार को जानना या प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है? व्यवहार को जानना। सेकंड आपका है व्यवहार का स्मरण करना। थर्ड है स्मृति को क्रिया में बदलना, मतलब जो चीज़ आप याद है उसमें एक्शन कीजिए, उसको क्रिया में बदलना। फोर्थ आपका है अनुकरणित व्यवहार का पुनरावलन, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है अनुकरण की क्या है? अनुकरात्मक सिद्धांत। कौन कौन सिद्धांत दिए? अनुकरात्मक सिद्धांत सामाजिक अधिगम से संबंधित आपका है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये क्लिक पॉइंट है, ट्रिक है। सामाजिक संज्ञानात्मक से संबंधित अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत कौन है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत दिए हैं अल्बर्ट बंडूरा ने। बात कर रहे हैं हम लोग तल रूप सिद्धांत। यह किसने दिया है? इस सिद्धांत के जन्मदाता कुर्ट लेविन है। इस लेविन रसायन शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। वातावरण को अधिगम का इन्होंने आधार माना है जो व्यक्ति के जीवन पे के बाधाओं पर विजय दिला सके। कुर्ट लेविन ने बालक को वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, जिससे वह जो हल होता है, सोल्यूशन होता है, उससे दूर रहता है और अपने उद्देश्य कभी भी आपका धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियाँ आपके रखते हैं। अगर उनको प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपके लिए धनात्मक, अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपके ऋणात्मक शक्तियाँ आपके लिए रखते हैं। बाधाओं पर विजय पाने के लिए इसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति या पर्सन है वो निराश हो जाएगा। लेकिन लेविन के अनुसार अधिगम जो आपका है निम्न 4 चरणों का होना आवश्यक है। अधिगम में आपके कौन कौन से, अधिगम को लर्निंग बोलते हैं, कौन कौन से 4 चरण होते हैं इसके हम बात करते हैं। पहला आपका आकांक्षा स्तर होनी चाहिए। दूसरा आपका उद्देश्य आकर्षक होना चाहिए। थर्ड आपकी स्मृति की गति कैसी, इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। और फोर्थ आपका इस पर अगर आप ये कोई आपका टारगेट है, प्राप्त करते हैं पुरस्कार, अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो पुरस्कार व दंड की व्यवस्था, ये कुर्ट लेविन ने दिया। नेक्स्ट सिद्धांत आपका है अनुमोदन अधिगम का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक आपके कार्ल रोजर्स से अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है।
अतः किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक अधिगम करवाने का अवसर देना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए। बात कर रहे हैं हम लोग अधिगम वृक्क की, तो अधिगम वृक्क आपके कैसे होते हैं? अधिगम वृक्क आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका धनात्मक अधिगम वृक्क, जिसमें आपका जो अधिगम चलता है वो केवल पॉजिटिव दिशा में चलता है या फिर आप लगातार चल रहा है। ऋणात्मक अधिगम, धनात्मक अधिगम आपका कैसा होता है? आपका चलता है डायरेक्ट, आपका जो अधिगम लर्निंग है एक समान समय के साथ में बढ़ती है। जब ऋणात्मक की बात करते हैं, इसमें आपका अधिगम कम हो जाता है। पहले आपका अधिगम हुआ लेकिन समय के साथ में डाउन हो गया। सरल रेखीय अधिगम आपका है कि आपका जो अधिगम है वो एक ही कंटिन्यूअस स्टेज में चलता है। असाकारी अधिगम क्या होता है? असाकारी अधिगम आपका होता है, कभी आपका अधिगम होता है फिर नहीं होता, फिर आपका होता है फिर आपका होता है अधिगम, कभी पढ़ाई चलती है कभी छूट जाती है। इस प्रकार के अधिगम को असाकारी अधिगम कहते हैं। आपको ये चारों अधिगम के वृक्क समझ में आ गए होंगे, एग्जाम में पूछता है। धनात्मक में आपको होता है कि एक ही मतलब आगे बढ़ता रहता है अधिगम, कभी धनात्मक मतलब एक पॉजिटिव दिशा में, जैसे आप कभी 2 घंटे पढ़ते हैं, दूसरे दिन 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, इस हिसाब से जो आपका अधिगम चलता है उसको हम लोग धनात्मक अधिगम कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपका जो क्लास आप लोग पढ़ते हैं 2 के बाद 3 में जाते हैं, 3 के बाद 4 में, 5 में, 6 में, तो इस प्रकार का अधिगम आपका धनात्मक अधिगम में आता है। ऋणात्मक अधिगम में आपका क्या आता है? ऋणात्मक अधिगम में आप फेल हो जाते हैं, उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई बंद कर देते 2-3 साल, तो ये आपका ऋणात्मक अधिगम में आता है। सरल रेखी में होता है कि आपका एक निश्चित समय काल से आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो लगातार डेली 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये आपका सरल रेखी अधिगम कहलाएगा। ऐसा कार्य की बात हो गई थी, कभी आप पढ़ाई करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से जो आपका वृक्क बनेगा ये आपका ऐसा कार्य अधिगम वृक्क बनेगा। अधिगम पठार की हम लोग बात करते हैं। जब अधिगम की दर में, किसी चीज़ को सीखने की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति आ जाती है, उसमें ना तो अधिगम वृक्क में पड़ाव आता है ना ठहराव आता है, तो इस स्थिरता को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अगर इसका ग्राफ देखेंगे पठार का तो एक निश्चित समय के बाद आपका ये रुक जाता है, तो इसको हम लोग अधिगम का पठार कहते हैं। स्थानांतरण की बात करते हैं तो स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका इस जो स्थानांतरण होता है सकारात्मक, इसको हम लोग धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये क्या होता है? जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक, धनात्मक व अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे एक टेनिस खेलने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बैडमिंटन खेलना काफ़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? बैडमिंटन होगा। टेनिस खेलता है तो बैडमिंटन खेलने में उसको आसानी प्राप्त होगी। नेक्स्ट आपके सामने है नकारात्मक निषेधात्मक स्थानांतरण, इसको ऋणात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है तो इसे नकारात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे क्या होता है? एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को नाव चलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है। या फिर हम लोग ड्राइविंग की बात करते हैं तो अमेरिका में जो ड्राइविंग होती है वो राइट साइड होती है, और इंडिया में जो आपकी ड्राइविंग होती है वो आपकी लेफ़्ट साइड होती है, बाएं ओर होती है। तो उसमें जो ड्राइवर हो गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। शून्य स्थानांतरण की हम लोग बात करते हैं। शून्य स्थानांतरण क्या कहलाता है? जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, तो इस स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। और नेक्स्ट आपके सामने है क्षैतिज या लंबवत अंतरण। ये क्या होता है? जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज या लंबवत अंतरण कहते हैं। जैसे स्कूटर चलाने के बाद में आप मोटरसाइकिल भी चलाना सीख जाते हैं, और ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका क्षैतिज या लंबवत अंतरण में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है ऊर्ध्व अंतरण। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं? जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाता है तो इसको ये किसके अंतर्गत आपका आता है? आपका ऊर्ध्व अंतरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके सामने है द्विपार्श्विक अंतरण। ये क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अंतरण जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे कि आपके दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ यदि आपको बाएं हाथ से लिखने में आपको प्राप्त हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है
अधिगम से संबंधित कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे आपके लिखने संबंधी जो आपकी समस्या होती है उसको क्या कहते हैं, लिखने संबंधी समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर किसी बालक को बोलने, पढ़ने व लिखने संबंधी समस्या होती है तो इसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या को डिस्कैल्कुआ कहते हैं। अवधान संबंधी समस्या को ADHD कहते हैं। भोजन ग्रहण संबंधी कोई समस्या होती है तो इसको क्या कहते हैं, बुलिमिया। ये जो सारी जो आपकी कठिनाइयाँ हैं इनको कॉपी नोट डाउन कर लें, एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चिंतन के बारे में बात करें, हम लोग नया टॉपिक है चिंतन। चिंतन क्या होता है, कोई भी आपकी समस्या होती है उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद समस्या का आपका समाधान होता है। ये जो क्रिया होती है ये मानसिक क्रियात्मक क्रिया है या दिमाग में ये आपकी क्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, बालकों के चिंतन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हो जाएगा प्रत्यात्मक चिंतन। ये क्या होता है, पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से आपका प्रत्यात्मक चिंतन होता है। सेकंड आपका है कल्पनात्मक चिंतन। यह क्या होता है, इस चिंतन का संबंध आपकी पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। थर्ड की हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, थर्ड आपका प्रत्यात्मक चिंतन। इसका जो संबंध होता है पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य में किसी जो आपका निश्चय लक्ष्य होता है उस पर पहुंचा जाता है। फोर्थ आपका चिंतन क्या है, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या आपका क्या होता है, यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। इसका जो संबंध होता है किसी समस्या के समाधान से होता है। डियर स्टूडेंट, आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने प्लेटफॉर्म को श्री शशांक परिवार को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप आने वाले जो नए बढ़िया जो क्लासेस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनसे आप लोग जुड़ सकें और एग्ज़ाम में एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोटिवेशन, जिसको हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, ये आपका लैटिन भाषा के मोटम शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या टू मोशन, अर्थात गति करना। अभिप्रेरणा प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है, ये आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ या अनिवार्य स्थिति या सीखने का मुख्य कारक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, अनुक्रम का सिद्धांत या आपका यथार्थीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किसने किया, अब्राहम मैस्लो ने किया। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सिद्धांत कैसे आया, तो इस सिद्धांत के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी हो या फिर आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध या सीरीज में तरीके में बांटता हो, तो निम्न प्रकार की मांग को पूरा करने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है। तो ये आपका सिद्धांत मैस्लो ने आपका दिया, अब्राहम मैस्लो ने। मैस्लो की कौन कौन सी मांगे थी इस पर भी हम लोग बात करते हैं। इसमें आत्मीकरण मांग थी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी। इन सभी की जो प्राप्ति होती है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये सब आपकी सुपर ईगो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जिसको हम लोग परम अहम स्तर कहते हैं। नेक्स्ट आपके हम लोग बात करते हैं सम्मान की आवश्यकता आपको होनी चाहिए। संबंधियों व समाज से सम्मान की आवश्यकता, समूह की आवश्यकता इसमें आपकी पड़ती है। परिवार समाज की आवश्यकता या सुरक्षा आवश्यकता ये आप किस में आती है, ये आपकी ईगो में आती है, जिसको हम लोग अहम कहते हैं। थर्ड आपकी है जैविक या शारीरिक आवश्यकता, जिसमें आपकी भूख, प्यास, नींद आपकी आती है, इसको हम लोग ईंधन कहते हैं। ये आपकी ईडी भी कहते हैं, ये आपके ईंधन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है अभिप्रेरणा का प्रयोग न्यूनता का सिद्धांत। ये क्या होता है, अभिप्रेरणा के प्रयोग न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादक सन 1943 में हुआ था। ये इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके क्लॉड लियोनार्ड द्वारा हल के द्वारा किया गया था। अनुक्रिया प्रारंभ करने तथा बनाए रखने में हल ने निम्न चीज़ें बताई थी। वो आपकी चीज़ें भूख, प्यास, नींद, काम जैसी जैविकी प्रयोगों की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके सिगमंड फ्राइड हैं। इनके अनुसार अभिप्रेरणा के मुख्य कारक मूल प्रवृत्ति व अचेतन मन माना गया। कैसा मन, आपका अचेतन मन माना गया है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन कैसे किया जाता है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की 4 मापनी है या 4 विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें आपका पहला है नामिक मापनी, यह सर्वाधिक प्राचीन मापनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें जो मनुष्य में पाई जाने वाली किसी योग्यता अथवा विशेषता के आधार पर उसे किसी विशेष वर्ग या विशेष श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि मनुष्य को पुरुष में एक विशेष योग्यता है, मनुष्य में लिंग के आधार पर मनुष्य को विशेष पुरुष में, नारी को अलग स्पेसिफिक में, और जीवों को मानव या पशु वर्ग में से बांटना, ये सब चीज़ें आपको किस में आती हैं? नामिक मापनी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्रम सूचक मापनी, यह क्या होती है? क्रम सूचक मापनी, इस मापनी में वस्तुओं, गुणों या व्यक्तियों की योग्यता की विशेषता को किसी एक आयाम तक क्रमों से व्यवस्थित किया जा सकता है आपका क्रम सूचक मापनी में। अंतराल मापनी क्या होती है? इस मापनी का शारीरिक विशेषताओं के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। समानुपात मापनी, इसकी हम लोग बात करते हैं। यह मापनी आपकी वैज्ञानिक मापनी होती है। इस मापनी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस मापनी की शुरुआत आपकी शून्य से होती है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक आपके मैराथन क्लास है, आपके एमपी टेट के एग्जाम के लिहाज से और आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास आपके लिए होगी। बात कर रहे हैं हम लोग जो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित जो आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली है, यह एक ऐसी प्रणाली है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन इसके करने वाले थे, इस सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली, इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ था तथा इस पद्धति के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक थे। इनके अनुसार जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, जो कि आपकी सामाजिक वातावरण में आपके संपन्न होता है। यह जो प्रणाली रहती है आपकी कर के सीखो सिद्धांत पर बल देती है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बागवानी करना, यह आपके प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपकी जो विधि है आपकी इकाई या विनेटिका प्रणाली। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर कॉल्टन बासबन ने किया था। इस योजना में बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। अध्यापक मात्र इसमें मार्गदर्शक के रूप में रोल या अपना जो व्यवहार है वो अदा करता है आपके इकाई या विनेटिका प्रणाली में। नेक्स्ट आपके सामने है डाल्टन पद्धति। इस पद्धति का प्रतिपादन मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। इस प्रणाली में छात्र को उसकी रुचि, क्षमता अथवा योग्यता द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। छात्र को समय के बंधन में इसमें नहीं बांधा जाता है आपके डाल्टन प्रणाली में। नेक्स्ट आपके सामने जो विधि है डेक्लोरी प्रणाली, यह क्या होती है? इस प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर ओरिट डेक्रोली थे, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे। डेक्रोली प्रणाली में विद्यालय का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? विद्यालय का वातावरण आपका प्राकृतिक होता है, जहाँ बालक को शिक्षा उदार या लिबरल शिक्षा दी जाती है। इस विधि में बालकों का जो विभाजन होता है उनकी रुचि या क्षमता के अनुसार किया जाता है। आपको सब्जेक्ट चयन किया जाता है, जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में कहते हैं किसी को आर्ट्स लेना, किसी को साइंस लेना, उनकी रुचि या क्षमता के आधार पर बालक सब्जेक्ट अपना लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कॉन्टैक्ट प्रणाली। यह क्या होती है? यह योजना डाल्टन प्रणाली तथा विनेटिका प्रणाली का मिला जुला रूप होता है। इसमें छात्र को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है छात्र को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता आपकी होती है विनेटिका में। और अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसकी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर से हम लोग डिस्कस को करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन ये आपका विनेटिका प्रणाली का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम पाठ्यक्रम की छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, वैसे ही इस प्रणाली में इसमें समय सीमा का भी इसमें बंधन आपका नहीं होता आपका अभिक्रमित अनुदेशन में। किंडरगार्टन प्रणाली ये क्या होती है? इस प्रणाली के जो आपके जन्मदाता हैं वो आपके ऑगस्ट फ्रोवेल होते हैं, जो कि जर्मनी के हैं। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बालोद्यान। फ्रोवेल ने शिक्षक को एक माली, बच्चे को एक पौधा माना। इस विधि में बालक खेल खेल में ही शिक्षा को प्राप्त करते हैं या खेलने में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। मांटेसरी प्रणाली की हम लोग बात करते हैं।
मॉन्टेसरी। इस प्रणाली की जन्मदात्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी, जो कि इटली से बिलोंग करती थी। इस प्रणाली में आपकी जो कामेंदिया ज्ञानेंद्रिया में आधार पर शिक्षा दी जाती है। यह प्रणाली मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, आपकी मॉन्टेसरी प्रणाली। नेक्स्ट आपके सामने है ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इसको हम लोग खोज विधि भी कहते हैं। इस पद्धति के प्रतिपादक आपके आर्मस्ट्रांग थे, जो कि ब्रिटेन से संबंधित थे, जिसका अर्थ है खोज करना। एग्जाम में पूछा जाता है आपकी गणित पढ़ना किस में आती है, आपके ह्यूरिस्टिक प्रणाली में आती है। नेक्स्ट आपके सामने है बेसिक शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा विकास महात्मा गांधी, जो अगर हम लोग को मालूम है महात्मा गांधी। भारत, यह बालक के सर्वांगीण विकास से बल देती, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास होना चाहिए। ये जो कंडीशन है, जो चरण है, ये आपके सर्वांगीण विकास में आते हैं। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तथा यह हस्त कला शिक्षा पर आपके आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में हम लोगों ने बाल विकास से संबंधित जो सभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या टॉपिक हैं या चैप्टर हैं, सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। मैराथन क्लास आपके सामने थी। एक शॉर्ट क्लास में आपके सारे पॉइंटों को इसमें डिस्कस किया। आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूँ आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको MP टेट हुआ, सुपर टेट का एग्जाम हुआ या अन्य वाले शिक्षक भर्ती संबंधी आपका कोई भी एग्जाम हो, CTET हो, टेट हो, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपको अच्छे नंबर लाने में। आपसे कहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, अपनी क्लास को लाइक करें, क्योंकि स्टडी विद शशांक आपका एक परिवार है। एक परिवार की तरह इसमें ख्याल रखा जाता है, आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से कौन चीज़ ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में एनालिसिस किया जाता है कि कैसे आप नंबर बढ़िया लाएंगे और एक सरकारी सीट आप प्राप्त करेंगे। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।